ठकैती कर रहा है? नहीं क्वेश्चन। बना रहे हैं। हाँ, बुक ले लिया है एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का डाउनलोड किए हुए आरडी शर्मा से बना रहे हैं। बाप रे बाप, की बार आर डी शर्मा उठाया है। ठीक है, अब पूरा बुक बनाना है, मगर एक बुक 11 क्लास में एक बुक आर डी शर्मा पे सॉल्व कर लोगे तो सफिशिएंट है, मगर ये है कि पूरा बनाना पड़ेगा। कंडीशन ये है। एक्सरसाइज भी सर। हाँ, तब का खाली एग्जाम्पल बना के खत्म कर देगा? अरे 11 क्लास को 10 मत समझो, सब बहुत ज्यादा पढ़ना है। तुमको लग रहा होगा कि ऐसे ही इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है एडिशनल दे दिया है, थोड़ी ना कुछ काम का होगा सब, ऐसा नहीं है। तो या तो फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि एनसीईआरटी बनाओ और एग्जाम्पलर बनाओ पूरा एनसीईआरटी का। आर डी शर्मा बना रहे हो तो पूरा बनाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास शॉर्टकट इस क्लास में। एक सेकेंड, हम तुम लोग का बुक खोल ले एनसीईआरटी, देखे कुछ क्वेश्चन वोश्चन छूट रहा है तो करा दे, फिर अलजेब्रिक प्रूफ शुरू करेंगे हम लोग। अभी तो तुम लोग को तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कहीं अगर आईआईटी वाईआईटी की कोचिंग में एडमिशन दे दिए रहते तो पागल कर दिया रहता अभी तक। तीसरे दिन आकर के बोलते कि अब मैथ नहीं लेंगे, मैथ स्ट्रीम से जो है जान छुड़वा दीजिए हमको। तो ये है हमारा चैप्टर 1। एक सेकेंड, बुक भी शेयर कर दूं। और कुछ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स क्लास 11 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। पहला चैप्टर, पहले वेन डायग्राम का थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर इसमें आएंगे। मिसलेनियस, अच्छा एनसीईआरटी में लास्ट में एक चैप्टर होता है मिसलेनियस, मतलब उससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसको एकदम करके रखना है। ये क्लास 10th वाला मत समझना कि लास्ट में जो चैप्टर होता था उससे क्वेश्चन नहीं पूछता था। सेकंड नंबर तो अलजेब्रिक प्रूफ का है, इसको करेंगे हम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं पहले। हाँ, HTI, ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब तुम 11th क्लास में जितना पढ़ के आए हो ना, या तुम ऐसा समझोगे तुम छठी से या 5वीं से लेके 10वीं तक तुम जितना मैथ पढ़े हो उसका तुमको डबल सिर्फ क्लास 11 में पढ़ना है। और क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व करोगे, चूंकि हर चीज नया है, तो एग्जाम में जो है नहीं बन पाएगा। ये सेट तो फिर भी आसान है, आगे जो चैप्टर सब आएगा उसमें आपको बहुत बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये कहता है कि 60 लोगों का सर्वे किया तो पाया गया कि 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं और 26 ही आई पढ़ते हैं। नौ दो नौ दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच और आई, 11 एच और टी पढ़ते हैं, 8 टी और आई पढ़ते हैं, और 3 ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो कहता है कि कितने कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस ये वाला वर्जन सब हम करवा दिए थे तुम लोग को पिछले क्लास में। तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो, तुम लोग खुद से भी ड्रॉ करो, हम भी ड्रॉ कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट जरूर बनाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं बनाओगे तो।
ये क्वेश्चन सबको बनाना है। आप लोग भी ड्रॉ करिए, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाइएगा आप लोग। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आप सबको करना है। ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज का है। सबको ही बनाइए और फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा अपने आंसर को। ओ, 3 लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमने कहा था कि हमेशा 20 से शुरू करना है, यहीं स्ट्राइक करना है। 3 लिख दिया। टी और आई पढ़ने वाले कितने हैं? 8 है। तो टी आई वाला इधर है, तो 3 लिखा जा चुका है, 5 यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद 11 लोग हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, तो 11 का 3 यहाँ लिखा जा चुका है, 8 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 9 लोग हैं जो एच और आई पढ़ते हैं, तो 9 का 3 लिखा जा चुका है, 6 यहाँ लिख दिया। फिर एच पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 25। तो 25 का 8 14 17 लिखा जा चुका है, 8 यहाँ लिख दिया। 17 8 25। 26 टी पढ़ते हैं, 8 5 13 3 16। 16 10 26, यहाँ 10 लिख दिया। फिर और क्या दिया है? 26 आई पढ़ते हैं, तो 26 का 6 5 11 3 14 लिखा जा चुका है, 12 यहाँ लिख दिया। ऐसा ही वेन डायग्राम आप लोग का बना है, इधर यूनिवर्सल सेट है। और 60 लोगों का सर्वे किया है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी भर देते हैं। कितना बच गया? 10 8 18 8 26 6 32 33 34 35 5 40 50 52, यहाँ पे 8 आ गया। आप लोग का वेन डायग्राम ऐसा ही है या कुछ अलग आया है इससे? ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक, सारा नंबर सेम है। तो चलो फिर पहला पार्ट इसका लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट बोलता है हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। कम से कम वाह, एक पढ़ने वाले कितने हैं? 52। 52। सही यस। आंसर है 52। एटलीस्ट वन का मीनिंग हमने बताया था कि यूनियन होता है तीनों सेट का। और ऐसे भी देख सकते हो, कम से कम एक पढ़ने वाले मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या 2 या 3। तो ये पूरा रीजन जो एच यूनियन टी यूनियन आई है उसके अंदर आ जाएगा। सेकेंड है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एग्जैक्टली वन। हाँ जी। 38 आया आप लोग का। तो एग्जैक्टली वन वाला देखो, एक तो ये रीजन है, 8 यहाँ पे, 20 है। 10 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। तो 8 जोड़ 10 जोड़ 12 ऐड किया, तो 12 8 20 10 30। 38 कहाँ से आ रहा था? किसी का 38 आया था क्या? इसी बोले हैं। अच्छा 30 बोले हो, ठीक है। अच्छा मान लो इसी में पूछ देता एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, तो क्या बोलते? 6 plus 5, सिर्फ 19. 6 प्लस 5 प्लस 19 8, हाँ सही, 19 हो गया।
तो इसका जितना वर्जन बन सकता है हम लोग सब जो है कर लिए थे पिछले क्लास में। तो हम ज़रा ऐसा करते हैं, एक बार इसका आंसर खोल लेते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। ऐसे तो 100% श्योर है कि आंसर सही आया है, मगर एक बार बस मिलाने के लिए इसको इसका पीडीएफ फाइल खोल लिया जाए आंसर वाला। ये है एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर ऑन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 15। miscellaneous chapter on exercise 1 question number 15। तो 52 और 30 ये इसका आंसर आ गया, ठीक आ गया। 52 पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का 30। अब इनका ही एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। सिक्सटीन नंबर, इसको मैं पेस्ट कर लूँ और आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। यही प्रॉब्लम यहाँ होती है। अपना चैटिंग सॉफ्टवेयर सब बंद रखा करो। प्रोडक्ट ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, यूनिवर्सल से इधर कर दिया। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ से शुरू करते हैं। 8 लिख दिया। 14 लाइक बी एंड सी, 6 लिख दिया यहाँ। 12 लाइक सी एंड ए, 4 लिख दिया यहाँ। 14 लाइक ए एंड बी, 14 लाइक ए एंड बी। 8 यहाँ लिखा हुआ, 6 यहाँ लिख दिया। मामून अख्तर डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये 21 लाइक प्रोडक्ट ए, 8 से 14, 4 18 लिखा हुआ है, 3 इधर आ गया। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 8 6 14, 6 20 लिखा हुआ है, 6 यहाँ लिख दिया। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 18 लिखा हुआ है, 11 यहाँ लिख दिया। वेन डायग्राम है सही बना है। हाँ टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया वो नहीं लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट में हम नहीं भर पाएंगे। अभी क्या आएगा, इतना करने के बाद बस पूछ रहा है इन ओनली सी बता दो कितना होगा। बोलो। 11। बस ये वाला ही ओनली सी वाला है 11। ठीक है चलो। अब तो सब बना ही लोगे, कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछना। जरा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल का ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बनाओ एग्जांपल 1 का फर्स्ट बनाओ।
सेकंड तो सब आसानी से कर लोगे, फर्स्ट बताओ कितना, फर्स्ट को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। थ्री 1 भी हो सकता है। 1 भी हो 1 सकता है। 3 5 7 9। यस सर, 1 2 and 3। देखते हैं, कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर 10 से छोटा। तो पहले तो एक बार उसको साइड में लिख ले, क्या क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर 10 से छोटा। 5 6 7 8 9, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर 10 से छोटा। कह रहा है कि इसमें वो वाले पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है कि 2 टू दी पावर x माइनस 1 ऑड नंबर बन जाए। ठीक है, तो जैसे 2 टू दी पावर 1 हम करें, पहले वाले को लिया तो 2 टू दी पावर 1 माइनस 1 कितना बन गया, ये 1 आ गया, तो ये तो ऑड नंबर हो गया। ठीक है, फिर हमने दूसरा वाला लिया 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, तो 2 टू दी पावर 2 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, ये भी ऑड बन गया। ठीक है, फिर हमने 3 डाला इसमें। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, 2 टू दी पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इसमें हमने x की जगह 4 डाला, तो 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 16 माइनस 1 कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि जो कि 10 से बड़ा है, ये कहना चाह रही हो। तो ये जो आंसर आया इस पे थोड़ी ना कंडीशन लगाया है, उसने ये थोड़ी कहा है कि 2 टू दी पावर x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 10। उसने तो कहा है कि x मस्ट बी लेस देन 10। 2 टू दी पावर x पे क्या कंडीशन है, ऑड बन जाना चाहिए बस। तो सब पे आता जा रहा है, 32 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। वैसे ही 6 7 8 कुछ भी करोगे, 2 टू दी पावर कुछ भी लोगे आप, 1 को मतलब 2 टू दी पावर 0 को छोड़ करके 2 टू दी पावर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, ये इवन नंबर बनेगा, फिर 1 घटा दोगे तो ऑड बन जाएगा। तब तो मुझे लग रहा है इसका आंसर सब कुछ हो गया। स्टेट ए बराबर 1 2 से लेकर के 9 तक। क्या आप लोग का क्या आया बच्चों, ज्ञानम क्या आंसर आया। मेरा गड़बड़ा गया था। 1 5 7 9। मामून, सादिया, जी यही। ए सेट जो ए है वो बन गया 1 से लेकर के 9 तक सारा नंबर। तो ये वाला बुक इसीलिए मैं कहता हूँ मैंडेटरी एकदम करना ही चाहिए। इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के होते हैं, आपका दिमाग जो है खुलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। हम इस ऐसा ही एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 लिया हमने, तो इसमें ध्यान देना था किस बात पे, कि जो कंडीशन था 10 से छोटा होने का वो x पे था। ठीक है, जो आउटपुट आ रहा है टू दी पावर x माइनस 1 उस पे नहीं था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि, एग्जांपल में 5 है। एक सेकंड सबको करने दीजिए, पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सब कोई देखिए इसको, 37 के फर्स्ट को सब कोई पढ़िए बच्चों। ये इतना पार्ट पहले भूल जाओ, 37 बिलोंग्स टू, पहले ये पढ़ो कि सेट है क्या, वो पढ़ो। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है, उन सारे नंबर का सेट जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव फैक्टर होता है।
तो जिनका 2 पॉजिटिव फैक्टर होता है उनको क्या बोला जाता है, उन नंबर्स को? उसके लिए एक स्पेशल टर्म होता है, वो क्या है? ऐसे नंबर्स, सेकेंड पार्ट जानबूझ के स्किप कर दिया है मैंने, वो तो इजी है ना, क्वाड्रेटिक सिंपली सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बताना है कि सेट सी क्या है, मतलब ये x-7 x-1 बन जाएगा, 7 और 1 इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको, नहीं 7 और 1 नहीं आएगा, और मतलब जो भी हो जाए क्वाड्रेटिक सिंपली सॉल्व करना है इसमें, वो तो आप कर लेंगे, इसीलिए इसको स्किप कर दिया था। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का 3 मेथड पता है, तीनों में से किसी से कर लीजिएगा। हमको ये बताओ कि ऐसा नंबर जिनका एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर होता है उनको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। सही, बिल्कुल सही, प्राइम नंबर कहा जाता है उनको। ठीक है, तो कह रहा है कि 37 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर। 37 प्राइम है या नहीं है? है 37 प्राइम है, तो ये कह रहा है 37, इसके हिसाब से 37 प्राइम नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 है या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स हो गया। ठीक है, इसमें पढ़ो, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या सेट दिया हुआ है। सादिया पढ़ के सोचो इस पे क्या दिया हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, आंसर बताओ। मामून अख्तर आप सोच के बताइए, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मगर दिमाग लगाओगे तो बनेगा। ज्ञानम क्या सोचे इसके बारे नहीं में? आ रहा है सर समझ में। खुशी, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा रुको फिर से बोलो। थोड़ी देर में बताते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन सीधा करने के बजाय तुमको उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सॉल्व करने का मतलब, अगर तुम बैठ जाओ वो नंबर को तलाश करने के लिए, कह रहा है वो सारा नंबर y जिसका जो फैक्टर है, फैक्टर्स को सम करो। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है। 8 का पॉजिटिव फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो कह रहा है कि फैक्टर्स को सम करो, 8 4 2 और 1 को जोड़ो, तो 8 4 12 13 14, ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो जो फैक्टर का सम है, नंबर का डबल आना चाहिए, तो इस केस में आया क्या? नहीं आया, 8 के केस में नहीं आया। एक दो और लिख के देखते हैं, जैसे 10 हमने नंबर ले लिया, 10 का क्या क्या फैक्टर है, 1 2 5 और 10, ये सारा फैक्टर है 10 का। तो फैक्टर्स को सम करो, तो 10 5 15 16 17 एक 18 आ गया इसका आंसर। तो 18 10 का डबल है क्या? नहीं है। तो ऐसे जब तुम करना शुरू करोगे तो तुमको दुनिया का सारा नंबर चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसा रूल तो है नहीं, ऊपर वाले में तो चलो रूल है कि जो ऐसा नंबर हुआ उसको प्राइम नंबर हम बोल देते हैं। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर को लिख के फैक्टर को सम करो तो जो नंबर है उसका डबल हो जाए।
ठीक है, तो ऐसे तो तुमको चेक करना पड़ेगा, कोई ऐसे ऐसे नंबर्स के लिए स्पेशल कोई वर्ड है नहीं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे, 28 का फैक्टर लिख लेंगे, हम फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लेंगे। तो 28 के फैक्टर क्या क्या हो गए भाई, तो 1 हो गया, 28 हो गया। पेयर में लिखो तो ज़्यादा आसानी होगी लिखने में। 2 हो गया, 14 हो गया। 3 तो नहीं है, 4 है, 4 और 7। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 और 7 के आगे सब कुछ और यहाँ ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो फैक्टर्स ऑफ 28 ये आ गया। सम ऑफ फैक्टर्स निकालो इसमें। ये बुक अगर आप लोग के पास नहीं है तो पीडीएफ या तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए या मुझसे मंगवा लीजिए। तो सम ऑफ फैक्टर्स आ गया 1 2 2 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28। ठीक है, तो 28, ये वाला 28 इस दो में जोड़ दिया तो 30 बन गया। 30 और 14 44, 44 और 4 48, 1 49 और 7 56। तो देखो जो सम ऑफ फैक्टर है वो 56 आ गया और नंबर क्या था, 28 था। तो 28 का डबल होता है 56, होता है ना। तो हमको पूरा ये जो सेट है ये हमको पाने का जरूरत नहीं था, और ये हम शायद निकाल, ये पूरा सेट क्या है हम शायद निकाल भी ना पाए। मतलब मैंने आपको कहा था ना कि हर सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही जो 28 का जो सेकंड पार्ट में जो सेट दिया हुआ है, इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट है और कब तक चेक करते रहोगे कि होगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो सम ऑफ फैक्टर है वो डबल हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 28 बराबर ट्वाइस ऑफ 28। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। देयरफॉर 28 बिलोंग टू, जो क्वेश्चन है वो लिख दिया, जो भी क्वेश्चन था कॉपी कर दिया। समझ में आया? समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चों? आ गया सर। आया सर। तो इसमें इससे हमको ये भी पता चला कि हर सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमको ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा या नहीं, या उसको लिख ली, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख ही ले तब आंसर बोले, नहीं। जो क्वेश्चन है बस उसमें जो दिया हुआ है उसको हम चेक कर ले, उतने से भी हम आंसर बोल सकते हैं। थर्ड वाला इजी है, थर्ड वाला पढ़ के आंसर बताओ। सेट ऑफ ऑल टी सच दैट टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37। 37 का मल्टीपल क्या क्या सर होता है? फॉल्स है, सही। 37 का मल्टीपल क्या 37 क्या होता है? पहला 37, 1 और 37। फिर दूसरा 37 इंटू 2, तीसरा 37 इंटू 3, जो भी आंसर आए वो हम चेक करते आएंगे। तो 7 तो 37 का मल्टीपल थोड़ी ना है। समझ गए बात को? तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो रीजन क्या लिखोगे फॉल्स होने के लिए? रीजन लिखोगे कि 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 37। तो अब हम देख ले बुक में उसने कैसे सॉल्व किया है। थर्टी सेवन को उसने लिख दिया है फॉल्स। हाँ, 37 तो फॉल्स है ही, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। इसमें उसने जो है सम निकाला है सब फैक्टर्स का, और सम निकालने के बाद आंसर बता दिया है कि वो ट्रू है। फिर इसमें है 747 भी कह रहा है मल्टीपल नहीं है। ठीक है, एक को भी अगर हम बता देना तो हमारे लिए सफिशिएंट है। मैथ का एक रूल है जो क्लास 10 में आप लोग को बताए थे, क्लास 11 में तो बहुत यूज होगा। अभी अलजेब्रिक प्रूफ इन सेट करना शुरू करेंगे, बस वहां से वो यूज होना शुरू हो जाएगा। वो क्या है रूल, कि मैथ में आपको कोई भी चीज को प्रूव करना है ना कि ये सही है, तो आपको जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा उसका। जनरल प्रूफ का मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि सारे बच्चे क्लास 10 में सीबीएसई से नहीं थे इस बैच में। मगर अगर आपको प्रूव करना है कि फॉल्स है या डिसप्रूव करना है किसी स्टेटमेंट को, तो वन एग्जाम्पल इज सफिशियंट। वन एग्जाम्पल इज सफिशियंट। तो ये मैथ आपकी का रूल है। आवाज रही है।
नहीं कटनी चाहिए आवाज, क्योंकि यहाँ तो टावर फुल दिखा रहा है। अभी भी कट रही है क्या? ठीक है। हाँ चलो अब ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर मैथ में किसी चीज को आपको प्रूव करना है कि वो ट्रू है, तो आपको जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा। जनरल प्रूफ का मीनिंग अभी बताता हूँ क्या होता है। मगर किसी चीज को डिसप्रूव करना है या प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मैथ का रूल कहता है कि एक एग्जाम्पल भी आप दे दो तो डेट इज सफिशियंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर तुमको कह दे कि प्रूव करो कि दो ऑड नंबर का सम ऑड प्लस ऑड करने से इवन आता है, तो चाहे तो तुम चाहो दुनिया का 1 अरब एग्जाम्पल क्यों ना लिख लो। जैसे तुम 1+3 लिख दिए, बोल लिए 4 हो गया सर, तो ऑड प्लस ऑड इवन आ गया। 5+9 लिख दिए, दो ऑड को, सम आ गया 14 इवन हो गया। फिर वैसे ही 105+3 लिख लिए, 108 आ गया। बैठ के दुनिया का सारा ऑड नंबर तुम लिख दो, तभी भी मैथ में उसको प्रूफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? प्रूफ दैट सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन। तो कैसे फिर प्रूव किया जाएगा उसको? उसके लिए हमें एक जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो जनरल प्रूफ कैसे लिखा जाता है? तो जनरल प्रूफ लिखने के लिए पहले तो आपको डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए। ऑड नंबर का क्या डेफिनेशन है? तो ऑड नंबर का डेफिनेशन है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 2m+1 वेयर m इज एन इंटीजर। 2m+1 के फॉर्म का कोई नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। तो फिर हम जब इसका प्रूफ लिखना शुरू करेंगे कि दो ऑड नंबर का सम इवन है, तो हमको कुछ यूं लिखना पड़ेगा, लेट 2m+1 एंड 2m तो लिख दिया हमने, अब n ले लेते हैं। 2m+1 एंड 2n+1 बी टू ऑड नंबर्स। हमने मान लिया कि 2m+1 और 2n+1 ये क्या है? दो अलग अलग ऑड नंबर है, जहां m और n क्या है? वेयर m, n आर इंटीजर्स। ठीक है, फिर हम करेंगे इसका सम। लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2m+1 प्लस 2n+1, इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करके अब दिखाएंगे कि इवन है। फिर हमको इवन का भी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 2t या 2m। 2m के फॉर्म का कोई नंबर होता है, कोई अगर जहां m इंटीजर है, तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। तो इसको सम करके हमको इन दोनों को 2m के फॉर्मेट का बनाना है। तो कैसे करेंगे फिर हम इसको? फिर हम आगे प्रूफ लिखेंगे ऐसे, इसको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 2m प्लस 2n प्लस 1 में 1 ऐड किया हमने तो क्या बन गया? 2 बन गया। फिर इन तीनों टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा m प्लस n प्लस 1। अब m प्लस n प्लस 1 भी एक इंटीजर है। चूंकि m इंटीजर है, n इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो इनको ऐड करके जो आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। कौन से प्रॉपर्टी से या कौन से लॉ के मैथ से? मैथ के कौन से लॉ से आप कह सकते हैं कि इंटीजर्स को जोड़ के हमेशा इंटीजर आता है? याद करिए। आवाज तो जा रही होगी, नेटवर्क है फुल। बताओ मामून, याद है? कौन सा मैथ का प्रॉपर्टी है या रूल है जो कहता है कि हम अगर दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड करें तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा हमें? आदित्य नमन बताओ। प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी सही आंसर है। तो तुम लोग ना ये कभी भी गड़बड़ कर रहे हो, वो गड़बड़ ये कर रहे हो कि माइक अनम्यूट करते हो तो मैं बोलता हूँ कि 2-3 सेकंड रुक जाया करो तब बोला करो, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे दिस बराबर 2t और ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर t बराबर m प्लस n प्लस 1 इज एन इंटीजर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जो ये जो इंटीजर है जो m n और 1 को जोड़ के आ रहा है उसको हमने t नाम दे दिया। तो अब ये इवन नंबर की डेफिनेशन में आ गया। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई नंबर जो 2t के फॉर्मेट का है वो इवन नंबर है। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे 10, वी कैन सी दैट सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो ये तो हो गया प्रूव करने के लिए। प्रूव करना है तो ऐसे पूरा जनरल प्रूफ आपको लिखना पड़ेगा, मगर डिसप्रूव करना है अगर तो वन एग्जाम्पल इज सफिशियंट फॉर दिस। डिसप्रूव करने के लिए वन एग्जाम्पल सफिशियंट है, एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में आपको उसने कहा कि प्रूव दैट, पीटी मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रूव दैट सम ऑफ टू इवन नंबर्स is an odd number। अभी घबरा के कुछ बोल मत देना जल्दी से कि ये कैसे हो जाएगा सर। सम ऑफ टू इवन में से ऑड नंबर क्या है कि प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसी क्वेश्चन को वो रिफ्रेज कर सकता था, कह सकता था प्रूव दैट सम ऑफ टू इवन नंबर्स, नहीं, इसको रिफ्रेज नहीं कर सकता था। ऐसे कहा कि इस स्टेटमेंट को जो है प्रूव करो कि ये फॉल्स है, मतलब सम ऑफ टू ये नंबर्स ऑड है। इस ये वाला क्वेश्चन नहीं चलेगा, ये मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ऐसा चीज कराता हूं जो थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आए हो, क्लास 10 में जो पढ़ के आए हो मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। अब जैसे उसने कहा कि टीएन का फॉर्मूला दे दिया, टीएन बराबर 6n प्लस 5। कहा कि इस फॉर्मूले से, ये एन टर्म का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो सीक्वेंस मिलेगा हमको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा, ये प्रूव करो। तो इसमें एग्जाम्पल लिख के काम नहीं चलेगा। कोई बच्चा एग्जाम्पल लिखता है अगर, ठीक है, इसे T1 लिख दिया उसने n की जगह 1 डाल के, 6 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 11। मैं डिसप्रूफ पे आता हूं, बस ये वाला एग्जाम्पल बता दूं फिर डिसप्रूफ पे आ रहा हूं। T2 उसने लिख दिया 6 इंटू 2 प्लस 5 17। T3 लिख दिया उसने 6 इंटू 3 प्लस 5 18 5 23। ठीक है, और उसने कहा कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 हो रहा है, ठीक है, बराबर 17 माइनस 11 कितना आ रहा है 6। देयरफॉर क्वेश्चन था कि टीएन का फॉर्मूला ये है कि प्रूव करना है कि एपी है। देयर, तो उसने लिख दिया कि देयरफॉर द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय टीएन बराबर 6n प्लस 5 इज एन इवन नंबर, सॉरी इज एन इवन नंबर कह रहा हूं, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये लिख दिया उसने। तो लग रहा है कि उसने ठीक किया, मगर उसने ठीक नहीं किया, उसने गड़बड़ क्या कर दिया। इसे तो प्रूव करना था ना, ठीक है, तो प्रूव करना था तो उसको जनरल प्रूफ लिखना चाहिए था। जनरल प्रूफ क्या होता है इसका? जनरल प्रूफ ये होता है कि Tn प्लस 1 माइनस Tn उसको करके दिखाना चाहिए था कि एक कांस्टेंट नंबर आएगा। उस बच्चे को जनरल प्रूफ लिखते वक्त ये करना चाहिए था कि Tn प्लस 1 माइनस Tn उसको निकालना चाहिए था। तो यहां से क्या निकलता, 6 इंटू एन प्लस 1 प्लस 5, ये Tn प्लस 1 हो गया माइनस Tn,
मतलब 6n प्लस 5, इसको वो सॉल्व करता तो आता 6n प्लस 6 प्लस 5 माइनस 6n माइनस 5, तो ये इससे कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 6। तो n प्लस 1 मतलब बाद वाले टर्म में से nth टर्म घटा करके जो हमें मिला आंसर 6, वो एक कांस्टेंट है। तो फिर वो बच्चा लिखता आगे कि सिंस tn प्लस 1 माइनस tn इज एन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। tn प्लस 1 में से tn घटाया तो वो कांस्टेंट आ गया। देयरफॉर द सीक्वेंस गिवन बाय द फॉर्मूला tn बराबर 6n प्लस 5 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो इस क्वेश्चन का सही प्रूफ होता। समझ पा रहे हो बात को? अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि गलत साबित करने वाला, तब फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन में ये कहता कि ये दे देता क्वेश्चन में आपको दे देता prove that the sequence obtained by the general term formula tn बराबर n स्क्वायर प्लस 5n is not an AP। ठीक है, वो कहता है कि आपको प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस इस वाले फॉर्मूले से ऑब्टेन हुआ n स्क्वायर प्लस 5n बराबर tn से, ये AP नहीं है। अभी हम देखे थे 5n प्लस समथिंग था ना ऊपर, क्या था क्वेश्चन में, 6n प्लस 5 था। तो इस फॉर्म अगर जनरल टर्म का ये फॉर्मूला है तो जो इससे सीक्वेंस ऑब्टेन हुआ वो AP था, मगर उसने कहा इससे जो ऑब्टेन होगा वो AP नहीं होगा। तो हमको अब इसमें डिसप्रूव करना है कि AP नहीं होगा। तो AP नहीं होगा ये साबित करने के लिए हमें जनरल प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दो तो अच्छा है, नहीं लिखो कोई बात नहीं, मैथ में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो फिर कैसे लिखा जाएगा प्रूफ इसका? तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कोई बच्चा इतना भी कर दे कि T1 निकाल दे, T1 निकाला उसने 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। उसने T2 निकाला 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2, 10 में 4 जोड़ा तो 14 आ गया। T3 निकाला उसने 3 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 3, 15 में 9 जोड़ा तो 24 आ गया। ठीक है, अब वो बच्चा लिख दे कि T2 माइनस T1 वो दिखाए कितना आ रहा है, 14 में से 6 गया 8। फिर T3 माइनस T2 दिखा दे वो कितना आ रहा है, 24 में से 14 गया 10। ठीक है, फिर वो लिख दे कि फिर वो लिखेगा कि सिंस T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। चूंकि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्वेश्चन का जो पार्ट है वो लिख दे, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय जनरल टर्म फॉर्मूला Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 5n इज नॉट एन AP। वो प्रूफ सही हो जाएगा। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी चीज को अगर सही साबित करना है तो जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, गलत साबित करना है अगर समथिंग इज नॉट समथिंग